नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम ये टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अमेंडमेंट अगर कोई सिविल सूट में अमेंडमेंट की जाती है, अगर प्लेंट में अमेंडमेंट की एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है तो डिफेंडेंट के पास राइट होता है कि वो अपनी अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकें और जो एक फ्रेश रिटन स्टेटमेंट दे सकें और उसमें का कोई भी ग्राउंड्स रेज कर सकें और कोई भी प्लीज रेज कर सकें। देखिए, सिविल सूट्स तो कई टाइप्स के होते हैं। उसमें आप सूट फॉर द पोजेशन का भी होता है, रिकवरी का भी होता है, इंजंक्शन का भी है, मैंडेटरी इंजंक्शंस और टेम्परेरी इंजंक्शंस, एविक्शंस, सूट फॉर द रिकवरी, कई तरह के सिविल सूट्स होते हैं। तो आप जब प्लेंट जब फाइल किया जाता है तब कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो एक अमेंडेड प्लेंट फाइल किया जाता है ऑर्डर 6 रूल 17 किससे में एप्लीकेशन फाइल करके, और अगर जब वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी जाती है तो फिर प्लेंटिफ जो होते हैं उनके पास राइट होता है कि वो एक अमेंडेड प्लेंट फाइल कर सकें। तो दोस्तों, पहले अगर इस चैनल को आपने फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और भी इस तरह के वीडियोस आपके समक्ष समय समय पे आते रहें और लीगल अपडेट्स मिलते रहें और अपने नॉलेज और जो है वो हम बढ़ाते रहें। तो इसलिए ये वीडियो ज्ञानवर्धक है थोड़ा सा, तो इस पे आप देख सकते हैं इस वीडियो को। तो एक सिविल प्रोसीजर कोड होता है, उसमें सिविल प्रोसीजर कोड में हम कुछ जजमेंट्स भी बताई हुई हैं, उस जजमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले एक बार सिविल प्रोसीजर कोड को भी एक बार देख लेते हैं, जो सा रेलेवेंट प्रोविजन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो उस रेलेवेंट प्रोविजन पे एक बार हम चल के देखते हैं। ये है ऑर्डर 6 रूल 17 का। ऑर्डर 6 रूल 17 जो है वो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स क्या कहता है? द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स allow either party to alter or amend his pleadings in such manner or the terms as may be just, and amendments shall be made as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties। तो इसमें ये क्या रखा है, इसकी ऑर्डर 6 रूल 17 क्लेरिफाई करता है द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स, मीन्स प्रोसीडिंग्स चल रही हो और किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग्स पे कोर्ट अलाउ कर सकता है कि वो अपनी जो प्लेंट डाला है उसको अल्टर करने के लिए प्लीडिंग्स जो भी डाली हैं, जिसमें प्लीडिंग्स में प्लेंट भी आता है और रिटन स्टेटमेंट दोनों चीज़ें आती हैं, तो इसमें अल्टर करने के लिए और अमेंड करने के लिए जो कोर्ट है अलाउ कर सकता है। जो अगर लगे कि जो रियल क्वेश्चन है कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज का तभी हो सकता है जब तक अमेंडमेंट ना किया जाए। लेकिन साथ में ये भी लिखा है प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन भी ऐड किया हुआ है, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर द अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज बीन कमेंस्ड। मींस जब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंसेस हो रहे हों, जब ट्रायल स्टार्ट हो गया हो, और तब ऐसे केसेस में जो कोर्ट है वो रिफ्रेन करता है, इस तरह की जो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स है उसको करने में रिफ्रेन करता है। साथ में एक क्लॉज और भी लगा दिया, अनलेस द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस द पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। तो अगर जो भी एप्लीकेंट है, चाहे वो प्लेंटिफ है चाहे डिफेंडेंट है, अगर वो सेटिस्फाइड कर देता है कोर्ट को कि जो ड्यू डिलीजेंस के बाद भी उसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता नहीं था, जो जिसके बेसिस पे वो अमेंडमेंट लेना चाह रहे हैं वो उसके बारे में उनको ज़्यादा कुछ मतलब नॉलेज में नहीं था, और या फिर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो गए थे जो वो अपनी प्लेंट में अमेंडमेंट नहीं कर सके। जैसे ही उनके पास नॉलेज में आया उन्होंने अमेंडेड कर दिया, अमेंडेड की एप्लीकेशन मूव कर दी है, चाहे वो ट्रायल स्टार्ट ही क्यों ना हो रहा हो। तो कोर्ट जो है उनकी एप्लीकेशन को भी गौर करेगा, और अगर कंडीशंस ड्यू डिलीजेंस के बाद का जो कंडीशन है वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं तो कोर्ट उस केस में भी अलाउ कर देगा, कर दे सकता है, कर देगा नहीं, कर दे सकता है अगर वो जो है, अगर कोर्ट जो है वो एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को।
अदरवाइज जो फर्स्ट पैरा कहता है कि जो है अगर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नहीं हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंस स्टार्ट नहीं हुए हैं, अगर उस केस में अगर कोई अमेंड कराना चाहता है तो कोर्ट रूटीन मैनर पे अमेंडेड अलाउ कर सकता है। तो ये तो था ऑर्डर 6 रूल 17 का। और एक दफ़ा हम ऑर्डर 8 रूल 9 को भी देख लेते हैं, जो आगे इसी जो जजमेंट्स हम डिस्कस करेंगे उसमें ये इसका कवरेज होगा। ऑर्डर 8 रूल 9 कहता है, ऑर्डर 8 7 था और ये ऑर्डर 8 7 था, ऑर्डर 8 रूल 9 सॉरी, ऑर्डर 8 रूल 9 देखिए ये क्या कहते हैं। ये ऑर्डर 8 रूल 9, हाँ जी, सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के ऊपर कमेंट करते हैं। ऑर्डर 8 रूल 9 में एक साफ साफ लिखा है, नो प्लीडिंग सब्सिक्वेंट टू द रिटन स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंडेंट अदर देन बाय वे ऑफ डिफेंस to set off or counterclaim to be presented except by the leave of the court and upon the terms as court think fit, or the court may at any time require a written statement or additional written statement from any of the parties and fix a time not more than 30 days for presenting the same। तो इस ये लिख दिया कि जब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी जाती है तब फिर वो कोई भी एप्लीकेशन कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल कोई भी प्लीडिंग्स फाइल करने के लिए तभी अलाउ कर सकती है कोर्ट जब तक कोई लीव ना दी जाए कोर्ट में कि हाँ आगे जो मतलब जो प्लेंट जो सूट है उसमें ये फर्दर प्लीडिंग्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने टाइम लिमिट दे रखा है, तो वो है 30 डेज का। जैसे कोई रेप्लिकेशन फाइल करना चाहते हैं या फिर रिप्लाई टू द रेप्लिकेशन, जो भी एडिशनल सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स हैं, अगर जब तक वो कोर्ट लीव नहीं दे देता, कोई अलाउ नहीं कर देता कि टाइम दे देता है कि एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट की भी जरूरत है, तो कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकता है सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स के लिए कि जो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद एक और रिटर्न स्टेटमेंट आप फाइल करना चाहते हैं तो कोर्ट जो है विद द लीव ऑफ द कोर्ट अलाउ कर सकता है कि आप एक सब्सिक्वेंट प्लीडिंग्स फाइल कर सकें। तो देखिए दोस्तों, अब ये था एक जजमेंट थी केदारनाथ की वर्सेस राम प्रकाश की। ये 3 जजेस थे, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के 3 जजेस थे। इन्होंने इस केस में एक जो लॉ था वो फ्रेम किया था, जो कि अब बाइंडिंग है नीचे की सारी कोर्ट्स पे, इवन डिविजनल बेंच हाई कोर्ट पे भी बाइंडिंग है, क्योंकि ये 3 बेंच जजमेंट और बेंचेस जो ऑनरेबल जजेस थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उन्होंने ये पास किया था और एक गाइडलाइंस फ्रेम की थी कि ये बताया था कि जो सब्सिक्वेंट रिटर्न स्टेटमेंट कोई फाइल करते हैं अमेंडेड प्लेंट के ऊपर तो क्या उसमें क्या गाइडलाइंस बताई थी, वो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा जजमेंट को जानने की कोशिश करते हैं, जजमेंट में था क्या। ये देखिए, ये जजमेंट थी केदारनाथ वर्सेस राम प्रकाश की, जो केस टाइटल था। ये 3 जजेस थे ऑनरेबल बेंच के, इन्होंने जो पास किया था। उन्होंने साथ भी थोड़ा सा ये बताया था कि जो है लॉ जो है रूल्स एंड लॉ कहते हैं कि वो फाइनल ट्रुथ के ऊपर कभी नहीं बना होता। थोड़ा सा ये टेस्ट किया जाता है लेबॉर्ट्रीज में। इन्होंने ये एग्जांपल दिया था, ये कहा कि वर्डिंग्स थे कोरेंडो के थे, इन्होंने वहाँ से साइट किया इनका। अब हम फैक्ट्स पे जाते हैं। क्या था फैक्ट्स में जाते हैं कि अपील प्रेफर की थी लैंडलॉर्ड ने एविक्शन पिटीशन को। जो अपील जो प्रेफर की है लैंडलॉर्ड ने, जो उनकी एविक्शन पिटीशन फाइल की थी कोर्ट में रेंट कंट्रोलर के बाद, फिर उसके बाद रेंट कंट्रोलर के बाद रेंट ट्राइब्यूनल के बाद अपील हुई थी। फिर ग्राउंड्स ऑफ एविक्शन जो थे वो रेज किए थे डिफेंडेंट ने, और साथ में लिखा था कि एक जो हाउस था गोल्फ लिंक रोड का दिल्ली का, उसमें एरर हो गई है। वो 61 गोल्फ लिंक की जगह असल में जो हाउस कंस्ट्रक्ट था वो 62 गोल्फ लिंक्स था। उन्होंने गलती से एरर करके 61 गोल्फ लिंक्स लिख दिया था। तो उन्होंने अमेंडमेंट की एप्लीकेशन डाली थी एविक्शन पिटीशन में, जो कि अलाउ कर दी थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि अमेंडेड प्लेंट की जो पिटीशन जब अमेंडेड होगी, फिर टेनेंट ने एक न्यू रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की, जो कि अमेंडेड पिटीशन का सब्सिक्वेंट में जो फाइल की गई थी, तो उसकी एक न्यू रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की। तो साथ में बताया कि न्यू रिटर्न स्टेटमेंट में कहा कि जो पहले वाली जो रिटर्न स्टेटमेंट थी उससे टोटली अलग थी, और फैक्ट्स जो थे वो सब्सटेंशियल थे, टोटली वेरिएंस नहीं थे, लेकिन कुछ नए फैक्ट्स इन्होंने डाल दिए थे जो कि सब्सटेंशियल फैक्ट्स थे। तो फिर जब ये बेंच जब ये मैटर चल रहा था ऑनरेबल सिंगल जज के पास है, तो उन्होंने
ये कहा कि जुडिशियल डिसीजंस है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है कि कोई अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एक जो कॉन्फ्लिक्ट था, तो उसके लिए उन्होंने फिर कहा कि ये मैटर रेफर कर दिया डिविजनल बेंच के पास, डायरेक्टेड द मैटर टू बी रेफर टू द डिविजनल बेंच। डिविजनल बेंच ने फिर क्या किया, डिविजनल बेंच ने हियरिंग की 24/2/1998 को, फॉर्म्ड एन ओपिनियन कि एक डिसीजन था गिरधारी लाल वर्सेस कृष्ण दत्त का, जिसमें डिविजनल बेंच ऑफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जो कि प्रीडिसेसर था हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के, तो डिविजनल बेंच का जो व्यू था बाइंडिंग था लेटर डिविजनल बेंच में। हैंस द क्वेश्चन डिजर्व्स टू एप्रोप्रिएटली कि फुल बेंच के सामने ये डिसीजन डिसाइड किया जाए। मींस सिंगल जज थे, उन्होंने डिविजनल बेंच के पास भेजा, डिविजनल बेंच ने फिर आगे लार्जर बेंच के पास भेजा, फिर लार्जर बेंच ने फिर कॉन्स्टिट्यूट किया, चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया। अब लार्जर बेंच में फिर ये सारे डिसीजंस निकल के आए कि ये काफ़ी डिस्कशंस किया गया इसमें। तो मैं थोड़ा सा जो लास्ट में चलता हूँ, जो फाइनल गाइडलाइंस जो फैक्ट्स के बेसिस पे डिसाइड की गई है, वो गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, जो कि सारे दिल्ली के जितने भी डिविजनल बेंचेस हैं और इवन जो डिस्ट्रिक्ट जजेस की कोर्ट्स हैं, इसमें ये सब पे ये बाइंडिंग है, क्योंकि 3 बेंच जजमेंट माननीय दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी। फिर अब ये बताया उन्होंने पैरा नंबर 22 पे उन्होंने अपना ओपिनियन दिया कि मेरली बिकॉज अमेंडमेंट हैज बीन अलाउड इन द प्लेंट द डिफेंडेंट डज नॉट get a right and certainly not an unbridled right to file a written statement। means प्लेंटिफ को अगर आपने अलाउ कर दिया, मतलब कोर्ट अलाउ कर देती है कि आप अमेंडेड प्लेंट फाइल करो, तो डिफेंडेंट का पूरा राइट नहीं होगा कि एक नई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का राइट नहीं होगा। फिर साथ में बोला कि एडिशनल प्लीडिंग्स कैन नॉट बी वेरिएंस और इनकंसिस्टेंट विद द ओरिजिनल प्लीडिंग्स। मींस कि कोई भी मान लो एक ऑलरेडी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी है, उसके बाद आगे कोई दूसरी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जाती है, वो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए और वेरिएशन नहीं आना चाहिए जो पहले ऑलरेडी फाइल की गई है। फिर आगे थर्ड पॉइंट बताया उन्होंने कि प्लीडिंग इनकंसिस्टेंट विद और डिपार्चर फ्रॉम द ओरिजिनल प्लीडिंग्स कैन ओनली बी अलाउड बाय द वे ऑफ अमेंडमेंट सब्जेक्ट टू द लीव बीइंग ग्रांटेड अंडर ऑर्डर 6 रूल 17। कोर्ट ने कहा कि ओरिजिनल प्लीडिंग्स फाइल हो चुकी हैं, तो सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट के लिए एक ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन के बाद ही जब वो एप्लीकेशन अलाउ की जाएगी, तभी उनका राइट बनेगा डिफेंडेंट को कि आप अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकें। आगे बताया ऑर्डर 6 रूल 17 अप्लाइज टू द अमेंडेड इन द प्लेंट एंड द रिटर्न स्टेटमेंट बोथ। देखिए दोनों साइड पे ये एप्लीकेबल है, जो प्लेंटिफ अपना प्लेंट फाइल करते हैं तब भी ये एप्लीकेबल है, ऑर्डर 6 रूल 17 में एप्लीकेशन लगाएंगे, अगर ऑर्डर अलाउ करेगी कोर्ट तभी आप अमेंडेड प्लेंट फाइल कर सकते हो। सिमिलरली जो रिटर्न स्टेटमेंट जो अमेंडेड प्लेंट का रिटर्न स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, तब भी आपको ऑर्डर 6 रूल 17 में ये एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो फिर इसलिए साथ आगे बताया इट अप्लाइज टू द अमेंडमेंट सॉल्व फॉर वन पार्टी एंड आल्सो टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द प्लीडिंग्स साउट फॉर द अपोजिट पार्टी। मान लीजिए कोई थोड़ा सा ब्रीफ ही अमेंडमेंट किया है, उन्होंने थोड़ा सा ही ग्राउंड बताया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए भी चाहे आप पूरी रिटर्न स्टेटमेंट को चेंज कर रहे हैं और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है उस प्लेंट के अंदर, तब भी आपको ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर एप्लीकेशन लगानी होगी। फिर ले साथ में बताया कि एन अमेंडमेंट वेदर ओरिजिनल और कॉन्स्टिट्यूशनल शैल ओनली बाय द लीव ऑफ द कोर्ट। मींस अपने हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते, जब तक कोर्ट अलाउ नहीं करेगी तब तक आप कोई भी अमेंडेड प्लेंट के साथ अगर कोई अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना चाहते हैं और टू दी अमेंडेड प्लेंट के साथ, जब कोर्ट ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन अलाउ करेगी, परमिशन देगी, तभी आप का राइट बनेगा कि आप अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकें। तो देखिए फिर आगे बताया था उन्होंने 23 पैराग्राफ में कोर्ट ने बताया कि कोर्ट हैज द जुरिसडिक्शन टू राइट टू द अपोजिट पार्टी टू अमेंड इट हिज प्लीडिंग्स और फाइल अ न्यू or the additional pleadings. The following principle and the procedural steps deductible from the English and the Indian practice should regulate the procedure. Number 1 बताया कि once a plaint has been amended, consequent upon the leave have been allowed by the court, the defendant may ask for the leave to amend the written statement by the way of consequential amendment.
उन्होंने बताया कि जब कोर्ट अलाउ कर देती है प्लेंट को कि आप अमेंडेड प्लेंट फाइल करो, तो डिफेंडेंट कोर्ट से परमिशन ले सकता है, लीव ले सकता है कि वो अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना चाहते हैं। जो भी उन्होंने अमेंडेड प्लेंट में किया है उसकी भी अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना चाहते हैं। Ordinarily, this should be the practice to be followed by the courts permitting amended in the pleadings। कहते हैं कोर्ट ने कहा कि ये प्रैक्टिस है कि अगर आप अमेंडेड करते हो प्लीडिंग्स को तो ये कोर्ट की प्रैक्टिस है। फिर साथ में लिखा इट इज एक्सेप्शनल इन केस एंड नॉट बाय द रूल ऑफ लॉ the court may exercise its discretion requiring or granting the leave to file additional pleadings constitutional upon an amended having been allowed to the opposite party। कहते हैं एक्सेप्शनल है ये सब चीज। नंबर 3 पॉइंट बताया amendment having allowed if amendment is minor, negligible or clerical। Merely such amendment may be incorporated in the original pleadings by the using reading and certified by the court master or judge after being initialed and dated by the opposite party making the same। If the amendment is substantial, that means कहा कि अगर छोटा सा minor amendment है तो इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है ओरिजिनल प्लीडिंग्स में, जो रेडिंग के द्वारा या तो कोर्ट मास्टर हो या जज हो आफ्टर इनिशियल्ड एंड डेटेड द पार्टी मेकिंग द स्टेटमेंट। फिर साथ में बोला कि अगर अमेंडमेंट सब्सटेंशियल इन कैरेक्टर है then amended pleading should be filed setting out all the contents of the written pleadings, therefore scoring by drawing a single line across each portion, such portions or have been deleted under the order of the court by using reading pen and setting out the portions allowed to be added by using the reading highlighting the same in red or yellow। तो ये अब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि अगर सब्सटेंशियल इन नेचर है तो कंटेंट्स जो होंगे, जो एक सिंगल लाइंस हैं, जो भी सिंगल पोर्शंस हैं, तो उन्हें डिलीट कर दिया जाएगा और ऑर्डर या फिर कोर्ट के ऑर्डर से उनको डिलीट कर दिया जाएगा और रेडिंग से और सेटिंग आउट द पोर्शन बाय यूजिंग रेडिंग और हाईलाइटिंग द सेम इन रेड और येलो। साफ साफ क्लियर हो गया कि चाहे सब्सटेंशियल अमेंडमेंट हो तब भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसे रेडिंग से डिलीट कर दिया जाएगा और या फिर ऐड करना हो तो कर दिया जाएगा। ये तो प्रोसीजर के बारे में बताया था। देखिए, तो ये मेन चीज थी, ये गाइडलाइंस जो थी साफ साफ क्लेरिफाई कर दिया कि अगर आप अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना चाहते हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द प्लेंट, तो भी कोर्ट ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन के बाद ही कोर्ट अलाउ करेगी, तभी आप उस पर फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, अब दूसरी जो जजमेंट है वो गोविंदर सिंह की है जजमेंट, और ये डिविजनल बेंच थी। इन्होंने भी जिस जजमेंट पर रिलाई किया, जो 3 बेंच जजमेंट थी, उसको रिलाई किया। अब इसमें बताया उन्होंने कि एक जो प्लेंट था वो उन्होंने सूट फाइल किया था डिक्री और पार्टीशन डिक्लेरेशन का, और डिफेंडेंट नंबर 4 को रेट किया था। फिर उन्होंने एक रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की थी और उसका रेप्लिकेशन भी फाइल हो चुका था। मीन्स पहले पिटीशन फाइल की, फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की, फिर रेप्लिकेशन भी फाइल किया, और फिर कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टीज इश्यूज भी फ्रेम हो गए उस सूट के 22/11/1985 में। फिर उसके बाद बताया कि एडिशनल इश्यूज वर आल्सो फ्रेम्ड, एडिशनल इश्यूज भी फ्रेम्ड हो गए 1986 में। फिर उन्होंने बताया कि जो प्लेंटिफ ने एक अमेंडेड प्लेंट फाइल किया कि ऑन टू मेक की जो कोर्ट फीस में डेफिशिएंसी थी उसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया। They said order undertaking the land court to amend the plaint and seek relief for possession and pay ad valorem court fees। तो ये साफ से क्लेरिफाई कर दिया उन्होंने कि लैंड काउंसिल ने जो प्लेंटिफ के थे उन्होंने अमेंडेड प्लेंट फाइल किया और सीकिंग रिलीफ या पोजेशन के रिलीफ के लिए भी उन्होंने क्लेम किया उन्होंने अमेंडेड प्लेंट में, और एड वैलोरम कोर्ट फीस थी वो पेमेंट कर दी। तो फिर आगे बताया कि अमेंडेड प्लेंट फाइल हुआ 25 फरवरी 1986 में, और कॉपी ऑफ अमेंडेड प्लेंट रिकॉर्ड में रख दी गई। फिर बताया कि अमेंडेड प्लेंट के बाद वो फॉर्मल था तो टोटली, और क्योंकि एक तो रिलीफ लेनी थी पोजेशन की और साथ में एड वैलोरम कोर्ट फीस देनी थी। जाहिर है कि आप पोजेशन ले रहे हैं तो उसकी जो सूट वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है। तो सूट वैल्यूएशन के बाद उन्होंने जो पहले जो फाइल किया था उसकी एड वैलोरम फीस कोर्ट फीस अलग थी, बाद में प्लेंट अमेंडेड प्लेंट कर दिया, उसमें पोजेशन का भी रिलीफ ऐड कर दिया, तो साथ में एड वैलोरम फीस बढ़ गई। तो इसी बात को उन्होंने अमेंडेड प्लेंट के द्वारा
मेंशन किया। फिर बाद में बताया कि रिटर्न स्टेटमेंट अमेंडेड की फाइल हुई। उन्होंने बताया कि जो अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट फाइल फाइल करनी चाहिए थी अमेंडेड की, वो सिर्फ जो अमेंडेड पोर्शन था प्लेंट का उसके वहीं तक ही सीमित रहनी चाहिए थी। और जो था कि जो अर्लियर स्टेटमेंट चूंकि ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी, तो फिर प्लेंटिफ ने बताया कि इंस्टेड ऑफ फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट टू द अमेंडेड प्लेंट, defendant number 4 made and filed a written statement going beyond the permissible limits and adding there a number of fresh amendments and even going through the withdrawing of the admission made in the written statement। तो कोर्ट ने बताया कि जो डिफेंडेंट थे उन्होंने पूरी की पूरी एक नई रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी, और जो ऑलरेडी जो पहले जो रिटर्न स्टेटमेंट थी उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के काफी कुछ फाइल कर दिया। और फिर उसने बताया कि अमेंडमेंट रिटर्न स्टेटमेंट, कोई भी अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट की भी कोई लीव नहीं ली थी कोर्ट से, और डिफेंडेंट के पास राइट नहीं बनता कि वो परमिसिबल लेवल से आगे वो फाइल कर सके। जितना उन्होंने अमेंडेड प्लेंट में मेंशन किया उस लेवल से भी आगे बढ़ के आप ऐसी प्लीज जो नहीं रेज कर सकते और रिटर्न स्टेटमेंट पे नहीं फाइल कर सकते। तो ये फिर एप्लीकेशन जो डाली, प्रेजेंट एप्लीकेशन डाली कोर्ट के सामने। मींस उन्होंने ये सारे ग्राउंड्स जो थे डिविजनल बेंच के सामने रखे। तो अब ये उन्होंने डिस्कशन किया। इस डिस्कशंस पे हम आगे नहीं जाते हैं, आगे हम देखते हैं रिलीफ क्या मिला उन्होंने। पहले तो उन्होंने डिस्कस किया जो डबल बेंच की जो जजमेंट थी, उन्होंने डिस्कस किया यही केदारनाथ वर्सेस राम प्रकाश की जजमेंट को डिस्कस किया। उन्होंने यही पॉइंट्स रेज किए जो मैंने आपको पहली जजमेंट में बताया है। वो जो सारे पॉइंट्स ये देखिए, केदारनाथ के भी इन्होंने ये जो ओपिनियन दिया था, उन्होंने वही ओपिनियन यहाँ पर भी कोट किया है इस जजमेंट में। गोविंदर सिंह वर्सेस प्रीतम सिंह की जो जजमेंट थी, इसमें भी वही सारी डिसीजन कोट किया है। अब कोर्ट ने अपना ओपिनियन बताया है। कोर्ट ने बताया कि इस केस में भी रेशियो ऑफ द डिसीजन जो है फुली एंड सिक्योरली अप्लाइज, जो डिविजनल जो फुल बेंच ने दिए थे, तो मेनली बिकॉज अमेंडमेंट हैज बीन अलाउड इन द प्लेंट, the defendant number 2 has not the right and not the unbridled right to file a written statement, and additional pleadings could not be at the variance or inconsistent with the original pleadings of the client। तो डिफेंडेंट नंबर 2 कहते हैं कि तभी आप अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकते हैं जब तक आपको कोर्ट परमिशन नहीं देंगी। आप एडिशनल प्लीडिंग्स तभी परमिसिबल लेवल से ज्यादा नहीं फाइल कर सकते, जब तक कोर्ट अलाउ करेगी तभी दे सकते। फिर साथ में बताया कि डिफेंडेंट नंबर 3 could have amended a written statement by the way of a constitutional amendment only if he sought to amend the written statement going beyond the constitutional amendment made in the plea, he will have to require to obtain the leave of the court to do so। कहते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तक जितनी की थी वहां तक ही अगर आपकी रिटर्न स्टेटमेंट सीमित रहती तो बेशक नहीं होती, लेकिन आप अगर उससे आगे बढ़ रहे हो तो बिना कोर्ट की परमिशन के बिना आगे वो रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल कर सकते। लेकिन इसमें देखिए, इसमें डिफेंडेंट ने एक इशू भी रेज किया था, उस इशू को हमने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। उसमें ये बताया था कि ये देखिए, इसमें बताया था कि एप्लीकेशन जो थी डिफेंडेंट ने कॉन्टेस्ट की, उन्होंने कहा था कि रेप्लिकेशन ही क्योंकि आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दी तो उसके बाद रेप्लिकेशन फाइल हो गया था, और रेप्लिकेशन के बाद तब तक उसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई प्लेंटिफ ने कि भाई आप मतलब आप हम कोई अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट डाल रहे हैं, आपने जब हमने रिटर्न स्टेटमेंट डाली तब आपने जब प्लेंटिफ ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज की। फिर साथ में ये भी बताया कि एडिशनल इश्यूज जो कोर्ट ने भी इश्यूज फ्रेम किए और बाद में एडिशनल इश्यूज भी फ्रेम कर दिया। तो फिर कहा डिफेंडेंट ने ये ग्राउंड उठाया कि जब हमने अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट डाली तभी कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, कोर्ट ने भी फैक्ट इश्यूज फ्रेम कर दिए, उसके बाद एडिशनल इश्यूज भी फ्रेम कर दिए, तो अब अमेंडेड जो थी रिटर्न स्टेटमेंट थी डिफेंडेंट की, उसे डीम टू बी एक्सेप्टेड हो जानी चाहिए। यहाँ पे लिखा डीम टू बी एक्सेप्टेड हो जानी चाहिए, ये डिफेंडेंट का डिफेंस था। और ये कहा कि कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया था, कोर्ट और मतलब कि अमाउंट कोर्ट एक्सेप्टिंग एंड अलाउइंग द अमेंडमेंट, तो कोर्ट मतलब कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने भी उनकी डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट जो फाइल की थी अमेंडेड रिटर्न स्टेटमेंट, उस पर अगर कोर्ट साइलेंट रहा और इश्यूज फ्रेम कर दिए तो इसका मतलब कि कोर्ट ने भी अलाउ कर दिया था। ये डिफेंडेंट के ग्राउंड्स थे, रेज किए थे उन्होंने। अब देखिए आगे क्या था, कोर्ट ने तो कह दिया इसमें कि जो केदारनाथ की जो जजमेंट थी उसमें तो साफ साफ कह दिया कि जब तक परमिशन नहीं दी जाएगी, अगर परमिसिबल लेवल से आगे आप बढ़ के जा रहे हैं
कोर्ट के सामने ऑर्डर 6 रूल 17 में एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे, कोर्ट अलाउ करेगा तभी उसके बाद आप फाइल कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो फिर बाद में जो डिफेंस रेज किया था माननीय डिविजनल बेंच कोर्ट ने, उसका भी उन्होंने पूरा बताया। उन्होंने बताया कि देखिए इसमें ये क्या लिखा है, हाँ जी देखिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether the action of the plaintiff not objecting to the aforesaid action on the part of the said defendant to filing written statement, incorporating any further statement in the written could amounts to a waiver and acquiescence. It is submitted that plaintiff submitted his application giving counter to the additional and further made in the written statement on the basis which the court has framed the issues, additional issues. तो कोर्ट ने अपना फिर ओपिनियन बताया, what is not permissible to be done in the law is always without jurisdiction। क्या ना, बेशक उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दिया और इश्यूज फ्रेम हो गए, लेकिन कोर्ट कहती है हमारे ओपिनियन में कोई भी चीज ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि बिना जुरिस्डिक्शन की हो। तो अगर हमने इश्यू फ्रेम भी कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका राइट वेवर हो गया अगेंस्ट द जुरिस्डिक्शन। Even the action of the part of the court to frame additional issues on the basis of the said pleadings was, in my considered view, nonest. Therefore, it was held that subsequent action on the part of the plaintiffs in not objecting to the additional and the further statement taken if in the written statement could not amount it, देखिए साफ साफ कह दी, could not be amounted to allowing the amendments in the favor of the defendant number 3। साफ ने कहा दिया कि मेनली बिकॉज कि प्लेंटिफ ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं की, एप्लीकेशन फाइल कर दिया, उसके बेसिस पे इश्यूज फ्रेम हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं कि डिफेंडेंट की अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट जो है वो अलाउ हो गई है। इतना कोर्ट ने साफ साफ निर्णय दिया। For without being any request for amendment and specific orders, no order could be presumed or implied। जब तक कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं दे देती, जब कुछ बता नहीं देती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अज्यूम्ड हो गया कि हाँ ये हमारे फेवर में हो गया है तो हमारा राइट बन गया है। तो ये साफ साफ कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया। तो फिर कोर्ट ने अपना ओपिनियन बताया कि इन माय कंसिडर्ड ओपिनियन amended written statement filed by the defendant is not in accordance with the law and is without jurisdiction। Means ऑर्डर 6 रूल 17 की एप्लीकेशन लगाई नहीं, सीधा आपने अमेंडेड स्टेटमेंट फाइल कर दिया, अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दी। अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट जो है वो विदाउट जुरिस्डिक्शन है और वो क्या कहते हैं लॉ के अकॉर्डेंस में भी नहीं बनी कि फाइल की गई है। फिर डिफेंडेंट नंबर 3 को कहा कि अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट को रिकॉर्ड से हटा लेना चाहिए और अमेंडमेंट्स फाइल के लिए एप्लीकेशन करना चाहिए, और जो भी अमेंडमेंट्स डालनी है वो रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, जो कि न्यू अमेंडमेंट्स जो प्लेंट में डाली है, जो कि उन्होंने लिखा था पोजेशन का और एडवर्ड एंड कोर्ट फीस का। नो स्टेटमेंट, फिर साथ में कोर्ट ने कहा कि नो स्टेटमेंट शैल बी इंक्लूडेड इन द रिटन स्टेटमेंट बियॉन्ड द अफोरसेड एम्बिट एंड इफ डिफेंडेंट नंबर 3 सीक्स टू गेट्स हिज or her written statement amended, she has to be filed a liberty to approach the court in accordance with the law seeking for the amendment in the written statement under order 6 rule 17। in the event of such application being filed by the said defendant, the same shall be considered। means इसका मतलब ये नहीं कि राइट बन गया है उनका, अगर ऑर्डर 6 रूल 17 में भी डाल देते हैं तब कोर्ट तब उस एप्लीकेशन पर निर्णय लेगा, उस पर कंसिडर करेगा। फाइल करने से भी उनका राइट नहीं बन जाएगा। उसमें अगर कुछ इनकंसिस्टेंट कुछ प्लीज नहीं लेना चाहते हैं उस रिटन स्टेटमेंट में, उस रिटन स्टेटमेंट में तभी ले पाएंगे अगर ऑर्डर 6 रूल 17 में अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं। कोर्ट फिर उसके बाद निर्णय लेगा उसकी एप्लीकेशन पे कि ये अलाउ किया जाए कि नहीं लिया जाए। फिर साथ में बता दिया फिर कि additional written statement going beyond the permissible limit is taken off the record and defendant number 3 is directed to file a fresh written statement incorporating only the relevant amendments in the view of filing the amended plaint। तो मीन्स उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा कि जो भी आपने रिटन स्टेटमेंट डाली है अमेंडेड, उसे हटा लीजिए, उसे रिकॉर्ड से निकाल लो और अपने रिटन स्टेटमेंट विद्यमान तक ही सीमित रखो जितनी प्लेंटिफ ने इनकॉर्पोरेट की है अपनी रिटन स्टेटमेंट मतलब जो अमेंडेड प्लेंट पे। तो इस एप्लीकेशन को डिस्पोज कर दिया इस ग्राउंड्स पे। तो ये था, देखिए वीडियो था कि ऑर्डर 6 रूल 17 की जो एप्लीकेशन के बिना क्या डिफेंडेंट जो है अमेंडेड रिटन स्टेटमेंट फाइल कर सकता है कि नहीं। कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया दोनों जजमेंट्स में, केदारनाथ वर्सेस रामप्रकाश की जो जजमेंट थी जो कि 3 बेंच ने दी थी, और डिविजनल बेंच गोविंदर सिंह वर्सेस प्रीतम सिंह
ये जजमेंट थी, सॉरी, गोविंदर सिंह वर्सेस प्रीतम सिंह, हाँ जी, ये जजमेंट थी। ये इससे दोनों से क्लैरिफाई हो गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसमें ऑर्डर 6 रूल 17 के रिगार्डिंग में काफ़ी क्लैरिफिकेशंस मिली होंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। समय निकालने देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।